तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है कि मैकेनिकल एनर्जी हम किसको बोलते हैं। ये चीज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस जो अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ all the forces doing work, all the forces doing work on system are conservative, जो फोर्स सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे अगर कंजर्वेटिव हैं, देन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। अगर वो फोर्स जो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं, मतलब ओनली कंजर्वेटिव का ही वर्क डन कंसिडर किया जा रहा है, तो उस केस में जो मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व होगी। तो ये अपने पास में है स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट का प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो क्या है कि बेटा जैसे कि हमें पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। जितने भी फोर्स हैं उन सब का वर्क डन देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल आएगा। तो ऑल फोर्सेस में दो टाइप के ही फोर्स रहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और एक रहेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क दोनों को मिला के लिखेंगे तो वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव का तो वर्क हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, ऐसे कोई फोर्स लग ही नहीं रहे, तो उस केस में इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है। अब इस स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये अपने पास में थ्योरम बन जाती है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितनी पहले है उतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बाद में है। ये बता रहा है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ये बता रहा है मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यही होता है अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि लेट अ ब्लॉक, इस वाले क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले ही कर चुके हैं, बट इस वाली थ्योरम से इसको प्रूव करते हैं। लेट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is moving on smooth surface, on smooth surface with velocity v, v वेलोसिटी से वो ब्लॉक मूव कर रहा है जिसका मास है m, एंड स्ट्राइक विद स्प्रिंग अटैच्ड टू वॉल, और एक स्प्रिंग के साथ में स्ट्राइक करता है जो कि किसी वॉल के साथ में अटैच है। तो हमें निकालना है फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। तो वो जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के अंदर में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से अपने पास में दीवार है, इस दीवार के साथ हमें एक स्प्रिंग बांधी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और
उसकी तरफ में एक मास मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब ये मास है स्प्रिंग के साथ में स्ट्राइक करेगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो वही हमें जो कंप्रेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो देखो कैलकुलेट करते हैं। अब ये मास है बेटा, जैसे जैसे स्प्रिंग के पास में जाता हुआ जाएगा, ठीक है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। ठीक है, एक मोमेंट ऐसी आ जाएगी जहाँ पे इसके अंदर में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है। ठीक है, उस मोमेंट पे इस मास की वेलोसिटी जीरो होगी। उसके बाद ये मास ऐसे घूम के वापस चला जाएगा। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे इसके अंदर में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन है, उस मोमेंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो। इधर से स्टार्ट किया था, एक्स नोट है इसके अंदर में कंप्रेशन, और एक्स नोट कंप्रेशन होने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई है जीरो। तो अब इस चीज़ को हमें सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो करते हैं अप्लाई। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये अपने पास में है थ्योरम। तो सबसे पहले लिखते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इनिशियल कंप्रेशन कुछ भी नहीं है, तो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस मास के पास में है इनिशियली, उसकी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास में ही है, और स्प्रिंग के अंदर में जो कंप्रेशन है उसकी वैल्यू है एक्स नोट। ठीक है, इसके अंदर में जो कंप्रेशन है उसकी वैल्यू है एक्स नोट। तो अपने पास में आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो, क्योंकि फाइनली वो ब्लॉक है रेस्ट पे आ चुका है। तो इस तरीके से ये थ्योरम है, इसको लिखा जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एक्स नोट स्क्वायर है उसकी वैल्यू बन जाती है एम वी स्क्वायर अपॉन के। तो जो एक्स नोट है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन के। ये आंसर आ जाता है इसके अंदर में मैक्सिमम कंप्रेशन का। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, ये अपने पास में इजी सा आंसर आ गया है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल ही क्लियर है। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। एक मास मान लेते हैं एम मास है, जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है। सामने पे एक स्प्रिंग बांध रखी है दीवार के साथ में इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या निकालना है हमें? फाइंड आउट कंप्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में वो कंप्रेशन निकालना है व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बिकम, जब ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v/2 हो जाती है, उस मोमेंट तक स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा। इतना सा अपना क्वेश्चन है। करते हैं तो इसको सोल्व। तो देखो, अब तो क्योंकि अपने पास में ये इन्फॉर्मेशन गिवन ही है कि इसमें जो कंप्रेशन है वो जब निकालना है जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाती है v/2। तो v/2 होने तक में मान लेते हैं जो कंप्रेशन हुआ है वो हो गया है x1। ठीक है, ये मास है, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v/2, और इसमें जो कंप्रेशन बन गया है वो है x1। तो इस तरीके का अपना सिनेरियो है ये। ओके, तो अब यहाँ पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये लगाएंगे। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी क्योंकि स्प्रिंग में कुछ भी कंप्रेस नहीं हुआ था, तो ये हो गया जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ ब्लॉक की थी, जो की थी हाफ mv²। अब लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में है क्योंकि स्प्रिंग के अंदर में कंप्रेशन हुआ है, तो जो कि हो गया हाफ k x1²। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो इस मास की है हाफ m इंटू v/2 का स्क्वायर। तो ये है हाफ mv² kx1² हाफ mv²/2। तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं। हाफ mv² इधर रखा और राइट वाली टर्म है उसको मैं इधर ले आया, हाफ m v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x1²। तो हाफ mv² को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 1/2 का स्क्वायर जो कि है 1/4 इज इक्वल टू हाफ k x1²। तो अपने पास में जो हाफ है उससे हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, mv² इंटू 3/4 इज इक्वल टू k इंटू x1²। तो x1² की वैल्यू हो जाती है 3/4 mv²/k। तो x1 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है √of 3/4 mv²/k। ये बन जाता है दूसरे केस में जो कंप्रेशन स्प्रिंग में आया है उसकी वैल्यू। बस इतना सा आंसर हमें निकालना था, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। क्लियर सा कंसेप्ट है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रोम। एक पेंडुलम है जिसको हमने रिलीज कर दिया है फ्रोम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली उसको बना के उसको रिलीज कर दिया है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीच टू बॉटम। जब ये पेंडुलम ऐसे घूमते हुए बॉटम तक पहुंच जाएगा तो उस मोमेंट पे इस पेंडुलम की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, स्टेटमेंट को देखो एक बार फिर से समझाता हूं। इस तरीके से जो पेंडुलम है ना उसको मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने v इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी से रिलीज किया है, इस मोमेंट पे इस तरीके से रिलीज किया है। जब ये पेंडुलम इस तरीके से पहुंच जाएगा यहाँ वाली सिचुएशन पे, जब ये पेंडुलम इस सिचुएशन पे पहुंच जाएगा तो उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से रिलीज होके इधर तक पहुंच जाएगा तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको किस तरीके से करेंगे, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही हम करने वाले हैं। देखो तो बेटा, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब भी करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हो। तो इस पे अपने पास में सिर्फ ग्रेविटी है उसका फोर्स ही लग रहा है, ये जो मास m है इस मास पे ग्रेविटी का ही फोर्स लग रहा है mg। उसके अलावा तो कोई और फोर्स है ही नहीं जो ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो एकमात्र फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये अपने पास में जब नीचे की तरफ आ गया है तो उसको एक रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन फोर्स में क्या करते थे, एक रेफरेंस कंसिडर करते थे कि इस तरीके से अगर यहाँ पे इस पहुँच गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और जहाँ से पार्टिकल ने स्टार्ट किया था इस लेवल पे, इस लेवल पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये हाइट L ऊपर है, यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी प्लस mgl। ऊपर की डायरेक्शन में L हाइट ऊपर, तो उसको बोलेंगे प्लस mgl। जहाँ से रिलीज किया था उसकी वेलोसिटी थी 0, जहाँ पे पहुँच गया है उसकी वेलोसिटी है v। तो इस तरीके का अपने पास में ये सिनेरियो है।
तो अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? ये इनिशियल पोजीशन है, ये है फाइनल। तो इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, फाइनल पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। जब इनिशियल इस लेवल से रिलीज किया तो इस लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है mgl। इस लेवल पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 0। जब फाइनली यहाँ पे पहुँच गए तो पोटेंशियल एनर्जी है 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड v है तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इधर से आ जाता है mgl इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट, v स्क्वायर है उसकी वैल्यू बन जाती है 2gl और जो v है उसकी वैल्यू बन जाती है अंडर रूट 2gl। तो जब नीचे तक पहुंचता है तो उस मोमेंट तक इसकी वेलोसिटी है वो बन जाती है अंडर रूट 2gl। बस ये बन जाता है इसका आंसर। तो अब देखो, ऐसा सा रिजल्ट तो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। वो रिजल्ट क्या था कि अगर कोई बॉडी है उसको मैं रेस्ट से रिलीज कर रहा हूँ h हाइट ऊपर से, तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाती है अंडर रूट 2gh। वही वाला रिजल्ट इसके अंदर में यूज हो रहा है। तो वो रिजल्ट भी यूज करेंगे तो उसका मतलब भी सेम ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये वाला रिजल्ट भी यहाँ पे यूज किया जा सकता था, कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको यूज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को और नोट करके लिख लेते हैं बेटा। नोट, हियर वी कैन यूज द रिजल्ट इफ ए बॉडी released from h height with initial velocity is equal to 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 से h हाइट से किसी बॉडी को रिलीज करें, देन एट बॉटम इट हैज वेलोसिटी। तो बॉटम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी अंडर रूट 2gh। ये है अपने पास में रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलो, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। एक पेंडुलम मान लिया है जिसकी लेंथ है एल एंड बोब ऑफ मास एम, और इसके साथ में एक बोब लगी हुई है जिसका मास है एम, इज रिलीज्ड फ्रॉम एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो वर्टिकल से एंगल थीटा से हमने इसको रिलीज कर दिया है विद 0, विद रेस्ट। रेस्ट से रिलीज किया है एंगल थीटा से। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पोजीशन। जब ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये इतना सा अपना क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, ये है अपने पास में एक पेंडुलम। ठीक है, इस तरीके से कोई पेंडुलम है, इसको मैंने, ठीक है, ये मतलब इस सिचुएशन पे पेंडुलम नहीं है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया है। अगर इस पेंडुलम को मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ, इधर से कुछ एंगल थीटा से, ठीक है, तो ये है बेटा यहाँ पे रेस्ट पे, इधर से हम इसको रिलीज कर रहे हैं।
जब ये पेंडुलम ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा तो उस मोमेंट पे इस पेंडुलम की वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंडुलम की ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने में क्या वेलोसिटी होगी, ये कैलकुलेट करना है। इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर रेस्ट से रिलीज किया जाता है किसी h हाइट ऊपर से, तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। तो देखो पहले जो रेफरेंस था वो था ये, और इस रेफरेंस से h हाइट ऊपर से इसको मैंने रिलीज किया है। तो इसको मैंने जितनी हाइट ऊपर से रिलीज किया है वो है h, और इधर से रिलीज किया है रेस्ट से। तो जब तक ये नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी उसका आंसर बन जाएगा √2gh। ओके, अब बस यही चीज़ निकालनी है। अब बेटा जो पेंडुलम था उसकी जो लेंथ थी वो है L। अब ये अपने पास में बन गई है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज L है तो थीटा के साथ वाली जो साइड है उसकी वैल्यू होती है L cos थीटा। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो टोटल लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो सेम ही पेंडुलम है, ये जो लेंथ है उसकी वैल्यू है L। इधर से स्टार्ट करके बॉटम तक की जो टोटल लेंथ है उसकी वैल्यू है L। तो यहाँ से यूज करके इस h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू है, इस L में से L cos थीटा घटाऊंगा तो h आ जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू L माइनस L cos थीटा। तो L इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाती है इस h की वैल्यू, और जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाती है √2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बस ये चीज़ हमें निकालनी थी। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, नीट में भी इस पे वेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इस पे वेस्ट बाकी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो और चैप्टर्स में यूज होंगे, जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का यूज होगा कि किसी एंगल से रिलीज करें तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी होनी है, इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। ओके, बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है, डायग्राम की टर्म्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बना रहा हूँ। एक इस तरीके से एक प्लेटफार्म है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है किसी वाटर पार्क में। ठीक है, इसमें यहाँ से किसी पर्सन को रिलीज किया जाता है, एक बच्चा है, इसको यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। रेस्ट से इधर से रिलीज किया जाता है, ये कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट है यहाँ से। ठीक है, इस मोमेंट पे जो हाइट है वो है, इस मोमेंट पे जो हाइट है वो ये। 100 मीटर की हाइट से इसको रिलीज किया गया है। जब ये यहाँ पे नीचे पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20, मतलब इसकी हाइट है, इस लेवल पे जो हाइट है वो है 20 मीटर। इस लेवल पे इसकी हाइट मान लेते हैं कि है 60 मीटर। और इस पे मैं कुछ पॉइंट बनाता हूँ, जैसे यहाँ से रिलीज किया गया था, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है सी। अब अगर रेड से रिलीज करते हैं स्मूथ सरफेस पे, तो ए बी और सी तक पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पर्सन एट पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी और सी इन पॉइंट्स तक ये पहुंचेगा, तो जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी। ओके, देखना अब बेटा, रेस्ट से रिलीज किया है, रेस्ट से रिलीज करते हुए यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, और ऐसे घूमते हुए इधर तक जाएगा। ओके,
तो अब देखो, जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से रिलीज किया जाता है, उस क्वेश्चन में मैंने क्या कंसेप्ट बताया हुआ है, उस चीज़ को रिकॉल करो। अगर कोई भी रेस्ट से रिलीज करेगा और से ए वाले पॉइंट तक पहुंच गया है, तो उस तक उसकी वेलोसिटी बन जाएगी √2gh। ये वाला फॉर्मूला ही मैंने बताया है, बट इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस हाइट से रिलीज किया गया था, ए वाला लेवल है वो इस हाइट पे है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में जो हाइट का गैप है वो ही हमें निकालना है। ये था बेटा 100 मीटर, ये है 20 मीटर, तो इतना सा जो गैप है वो बन जाएगा 80 मीटर। तो इसका आंसर बन जाएगा √2 × 10, और ये वाली हाइट है 80, तो ये आ जाएगा √1600, मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड। ए वाले पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ से रिलीज होकर जब बी तक पहुंचेगा, तो बी वाले पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझते हैं। यहाँ तक की हाइट थी 100 मीटर, यहाँ तक की हाइट है 60 मीटर, तो इतना सा जो गैप बच गया है वो है अपने पास में 40 मीटर। बस ये निकाल लेते हैं। बी वाले पॉइंट पे √2g × 40 मीटर, तो इसका आंसर हो जाता है 20 × 40, तो ये बन जाएगा 400 × 2। तो 400 का रूट है वो है 20, 2 का रूट हो गया 2, तो ये आंसर बन जाता है 20 √2 मीटर पर सेकेंड। बी पे जो पहुंचने पे वेलोसिटी बनती है वो ये हो जाती है। अब नेक्स्ट निकालते हैं, वेलोसिटी जब ये सी पे पहुंचेगा तो कितनी होगी। उसका आंसर आ जाएगा √2g। इस लेवल से लेकर सी तक पहुंचा है, तो बीच में जो गैप है वो है 100 मीटर, तो √2g × 100, तो इसका आंसर आ जाता है 220 × 00, ये बन जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 400 × 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 √5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके इस तरीके की जो भी वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस चैप्टर की अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे इस चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उनके लिंक रखे हुए हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो करते हैं। देखो एक इस तरीके से रैंप बनाया गया है, स्मूथ रैंप है, ऐसे कुछ करके ये रैंप है उसको बनाया गया है। इस रैंप से एक बॉल है उसको रिलीज किया जाता है इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से। ए जो बॉल है उसको रिलीज किया गया है 40 मीटर पर सेकंड से, और ए वाली जो बॉल है उसकी यहाँ से जो हाइट है वो है 20 मीटर। जब ये बॉल ऐसे घूमती हुई इस लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इस पॉइंट बी पे पहुंच जाएगी, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इफ द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको रिलीज किया गया है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपने पास में क्वेश्चन है, इसको ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को और इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करो। ठीक है, तो चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। अब बेटा यहाँ पे रेस्ट से रिलीज इसको नहीं किया गया है, तो रेस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। √2gh से इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसका आंसर थोड़े प्रॉपर तरीके से ही निकलेगा।
अब जो लोवेस्ट पॉइंट पे है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूँ 0। अब इस रेफरेंस को बना देता हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट से h हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाती है mgh, h की वैल्यू है 20। इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी बन गई है mg इंटू 20। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी 40 मीटर पर सेकंड। बी पे जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको मैं मान लेता हूँ कि v हो गई है। ओके, तो ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो है जो कि बन गया है। तो इधर पे लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि बाकी और तो कोई फोर्स इस पे है ही नहीं। ए वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे। इनको ऐसे लिखा। इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका मास है m और ये 40 की स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू 40 का स्क्वायर। और इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है mg इंटू 20। फाइनल पॉइंट जब सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ गया है तो उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ m v स्क्वायर, और उस मोमेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है वो है 0। ये अपने पास में इस चीज़ का आंसर बनता है। m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, m से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि m कॉमन आ रहा है, तो m को मैंने कॉमन लेके काट ही दिया हर जगह से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाता है 40 स्क्वायर प्लस g इंटू 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2 से जो मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे भी करना था, बाकी सब पे तो 2 कैंसिल ही हो गया। तो ये हो चुका है 1600 प्लस 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 2000 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v है उसकी वैल्यू बन जाती है अंडर रूट ऑफ 2000, अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 5, तो जिसको लिखा जा सकता है 20√5 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल बॉटम पे पहुंच जाएगा। बस इतनी सी ही वेलोसिटी निकालनी थी, इससे ज़्यादा इसमें हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना था। चलो तो बेटा और क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है अपने पास में स्प्रिंग पे बेस्ड, तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू के है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ एंड ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है उसके ऊपर हमने एक मास m है उसको सस्पेंड कर दिया। ए ब्लॉक इज सडनली, जो इसका ब्लॉक है उसको सडनली रिलीज कर दिया है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका इलस्ट्रेशन जो है उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा ये है अपने पास में इलस्ट्रेशन। देखो, एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में मैंने एक ब्लॉक को बांधा हुआ है, ऐसे ही बांधा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट है के, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग को रिलीज करता हूँ तो सडनली क्या होता है कि देखो, अगर इस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो स्प्रिंग सबसे पहले सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जाती है, फिर वापस उस ऊपर वाले पॉइंट के बीच में ओसिलेट करने लग जाती है। तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे एंड मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें इसका जो मैक्सिमम इलोंगेशन है वो निकालना है। देखो, अब समझते हैं कि अपने पास में इस क्वेश्चन में क्या है। एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है जिसके नीचे कोई मास लगा हुआ है m, और ये है स्प्रिंग, ठीक है। इस स्प्रिंग को मैंने इस लेवल से रिलीज कर दिया है, यहाँ पे इसको फिक्स किया हुआ था, अब यहाँ से इसको रिलीज किया है। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब इसको रिलीज करते हैं तो देखो इसके बाद में क्या सिचुएशन बनती है। ये जो स्प्रिंग है ये सबसे इसके लोवेस्ट वाले पॉइंट पे जाती है, फिर उसके बाद में वापस आ जाती है, ऐसे ऐसे ही हमेशा के लिए करती रहेगी। तो स्प्रिंग का जो टॉप मोस्ट पॉइंट था वो इस लेवल पे था। अब जो स्प्रिंग सबसे नीचे वाले पॉइंट पे गई है वो यहाँ पे है।
ठीक है, क्योंकि m वाला मास यहाँ से घूम के ऐसे वापस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि एंड वाले पॉइंट पे इस मास की वेलोसिटी 0 ही होगी। ओके, अब जो मैक्सिमम इलोंगेशन है उसको मैंने मान लिया है कि x नोट का इसके अंदर में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। ये अपने पास में बन चुका है क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके का ही क्वेश्चन है। देखो वापस से एक बार जो इलस्ट्रेशन है उसको देख लो कि जो स्प्रिंग है वो अपने पास में हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होकर सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जा रही है। तो जहाँ पे भी यू टर्न लेती है स्प्रिंग, जो ब्लॉक है वो, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 है, लोवेस्ट पॉइंट पे भी वेलोसिटी इसकी 0 है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेता हूँ मैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बट बेटा इसमें एक और चीज़ समझने की है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग की भी है, स्प्रिंग में भी एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ में ग्रेविटी की भी एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म आएंगी, एक तो स्प्रिंग की और एक ग्रेविटी की। तो इनिशियल पे देखो, इनिशियल पे तो पहले ग्रेविटी की टर्म्स के लिए यू लिखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, इससे एक्स नोट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी एम जी एक्स नोट। तो इनिशियल वाला पॉइंट मैं ये मान लेता हूँ, इनिशियल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एक्स नोट। स्प्रिंग के अंदर में कोई भी इलोंगेशन नहीं है तो स्प्रिंग की एनर्जी है 0। काइनेटिक एनर्जी की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 0। पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है उसमें ग्रेविटेशनल वाली जो टर्म है वो है 0। बट बेटा स्प्रिंग में इलोंगेशन आ चुका है x1, तो स्प्रिंग वाला उसमें जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर। एक्स नोट इलोंगेशन आया है, हाफ के एक्स नोट का स्क्वायर प्लस फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है 0। तो ये अपने पास में वैल्यूज आ गई है, एम जी एक्स नोट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नोट का स्क्वायर। तो एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बचा है हाफ के एक्स नोट, लेफ्ट साइड में बचा है एम जी। तो एक्स नोट की वैल्यू आ जाती है 2 mg/k। ये इस केस में आ जाता है कि जो मैक्सिमम इलोंगेशन है जो स्प्रिंग के अंदर में प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू 2 mg/k प्रॉपर इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली ध्यान भी रखना है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट ध्यान नहीं रखोगे, याद रखना है, आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में भी इसका काम आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ भी पूछी जा सकती है कि जब ये स्प्रिंग अपने पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, जब इस स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम आ रहा था तब इसके अंदर में कितना इलोंगेशन है। देखो बेटा इसमें ये जो है ना स्टेबल जो अपने पास में सिस्टम इक्विलिब्रियम जो बीच में एक पॉइंट मार्क कर रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास में रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम को। देखो बेटा इसमें मैं अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ पे जूम कर देते हैं तो ज़रा इस पे देखो, जैसे जूम कर रहे तो ऊपर लिखा रहा है स्प्रिंग इक्विलिब्रियम, नीचे लिखा रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम, उसके नीचे लिखा रहा है लो पॉइंट। जो सिस्टम इक्विलिब्रियम है इस वाले केस में अपने पास में कितना सा इलोंगेशन होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ऑल्सो फाइंड आउट इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, कि स्प्रिंग के अंदर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना एक्सटेंशन होगा। तो ये अपने पास में स्प्रिंग है, एक्सपेंड होके इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि नेट फोर्स है वो बैलेंस होंगे, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है के एक्स। बेटा जो के एक्स है वो एम जी के ही इक्वल है, तभी जाके इक्विलिब्रियम आया है। तो इक्विलिब्रियम में जो एक्सटेंशन है उसकी वैल्यू आ जाती है एम जी बाई के।
तो इक्विलिब्रियम पे एक्सटेंशन पूछे तो mg/k, और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वो पूछे तो आ जाता है 2mg/k। इस तरीके से अपने पास में स्प्रिंग में इलोंगेशन कंप्रेशन हो रहे होते हैं।